आज मेरी शादी की पहली रात थी। अब वो ज़माना नहीं रहा जब मर्दों को कुछ भी नहीं पता होता था। आजकल तो सोशल मीडिया पर हर चीज़ खुलकर सामने आ जाती है। एक एक पल की दूरी से सब कुछ दिखने लगता है और आप अंगूठा चलाते चलाते उन बातों को भी जान लेते हैं जो पहले मर्दों की नज़रों और दिमाग से भी बहुत दूर रखी जाती थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मुझे किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम किरण था। वैसे तो उसे मेरी माँ ने मेरे लिए चुना था, लेकिन सच ये है कि अगर मैं खुद भी अपने लिए लड़की चुनने निकलता तो शायद मुझे ऐसी लड़की कभी ना मिलती, और अगर मिल भी जाती तो वो मेरी बातों में नहीं आती। ये अरेंज मैरिज थी, वो मेरे नसीब में आ गई क्योंकि मैं देखने में कोई ज़्यादा खूबसूरत मर्द नहीं था, लेकिन किरण बहुत हसीन थी। अभी मैं अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में माँ से मुलाकात हो गई। मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उन्होंने मेरे हाथ में एक शॉपिंग बैग पकड़ा दिया। उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे उस बैग में कोई नशे की चीज़ हो और मुझे किसी को डिलीवरी करनी हो। कहने लगी, जब तू शॉपिंग बैग खोलेगा तुझे खुद ही समझ आ जाएगा इसमें क्या है। तो कोई बच्चा तो है नहीं, देख लड़की ख़ानदान के बाहर की है। मैंने कहा, पर चुनी तो आपने ही है ना? वो बोली, हाँ मेरी ही पसंद है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। जा अब कमरे में जा। मैंने पूछा, और ये जो आपने मेरे हाथ में चीज़ थमा दी है, इसे कैसे लेकर जाऊं? तो माँ बोली, छोटा बच्चा थोड़ी है, कोई बहाना बना देना, अब तेरी शादी हो गई है। ये कहकर वो मुस्कुरा दी और मुझे हल्का सा धक्का देकर अंदर भेज दिया। मेरी बीवी सामने बिस्तर पर घूंघट किए बैठी थी। मैंने वो बैग एक तरफ रख दिया और मौका देखकर उसमें झांका भी, क्योंकि मेरी पत्नी ने सिर झुकाया हुआ था। मेरा तो दिल कर रहा था कि अपना सिर पीट लूँ। माँ ने तो जैसे मुझे इम्तिहान में डाल दिया था, क्योंकि जो काम उन्होंने मुझे सौंपा था वो मैं कैसे करता। पर फिर सोचा कि अगर नहीं किया तो सुबह सबसे पहले वो यही सवाल करेगी। उस बैग में कुछ नहीं था, बस एक सफ़ेद रंग की बेडशीट थी। मैंने वो अपने साथ रख ली। मैंने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, उसे मुँह दिखाई का तोहफा दिया और इधर उधर की बातें करने लगा। पर जब सुबह आँख खुली तो मैं बहुत परेशान था। सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया और गूगल करने लगा। गूगल महाराज से मुझे पता चला कि मेरी बीवी के पेट पर जो निशान है उसका क्या मतलब हो सकता है। अगर बात वैसे निकली तो हमारे घर में तो तूफ़ान आने वाला था। पर जब मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो मुझे समझ आ गया कि वो वैसी नहीं है। एक मर्द को पता चल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली औरत पहले किसी गलत राह पर रही है या पाक रही है। क्या उसने शादी से पहले अपनी इज्जत का सौदा किया है या नहीं, ये बात एक मर्द पहचान सकता है। और मैं भी एक मर्द ही था। मेरी उम्र 35 साल थी। अब मेरी शादी हो रही थी। मैं कोई 18-19 साल का लड़का नहीं था कि मुझे किसी बात की समझ ना हो। इसलिए मुझे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन मेरी माँ ने जो सामान मुझे वारदात के लिए पकड़ाया था उस पर भी उनकी उम्मीदों के मुताबिक कुछ नहीं हो पाया। मेरी माँ ने मुझसे सवाल किए और कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया है। मैंने कहा कि कोई धोखा नहीं हुआ है और आप ऐसी बातें मत सोचिए। आपको नहीं पता आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। मेरी पत्नी मेरे लिए बिल्कुल सही है और मुझे उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, हम उसके माँ बाप से बात करेंगे। मैंने कहा कि आप क्यों मेरा घर बिगाड़ना चाहती हैं? बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है। परिवार में तो कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। अब बाहर से रिश्ता मिला है तो आप उसे भी ख़राब करना चाहती हैं। मेरी माँ ने कहा कि अभी तो तेरी पत्नी एक दिन की दुल्हन है और तू मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बहस कर रहा है। मेरी माँ मुझे ही डांटने लगी, पर मैंने उन्हें समझाया कि जब मुझे कोई समस्या नहीं है तो किसी और को क्यों होनी चाहिए। फिर वो भी चुप हो गई। मुझे सच में अपनी पत्नी से कोई दिक्कत नहीं थी और मेरे मन में कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि अब मुझे और कौन लड़की देगा। मेरे पास था ही क्या, एक नौकरी जिसमें मैं मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपये कमाता था और आजकल इतने में तो किसी का भी गुजारा नहीं होता। घर अपना था और मेरी माँ के मायके वाले भी थोड़े बहुत मदद कर देते थे, नहीं तो घर चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। अब शादी हो चुकी थी, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए था। मैं अपनी पत्नी के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था और वो भी अच्छी लड़की लग रही थी। उसने मेरे साथ अच्छे से बात की और अभी तक मेरी हर बात मान रही थी। मेरी माँ का व्यवहार उसके साथ थोड़ा रूखा सा था। मैंने उन्हें समझाया कि जब कोई बात नहीं है तो आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं।
वो भी सोचेगी कि पता नहीं क्या बात है। इसी तरह तो दिलों में नफरतें पैदा होती है और फिर एक ही घर में दो औरतों का रहना मुश्किल हो जाता है। मेरी माँ ने भी फिर अपना रवैया ठीक कर लिया और कहा कि तेरी बात पर विश्वास कर लेती हूँ। शादी की बाकी रस्में हुई और फिर हमारी ज़िंदगी सामान्य हो गई। एक दिन मैं घर आया तो एक अजीब सा नज़ारा देखा। मेरी पत्नी के कमरे में एक लड़की बैठी थी और खाना खा रही थी। मुझे देखकर वो थोड़ी डर गई। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी पत्नी कमरे में आई और बोली कि वो भीख मांगने आई थी, भूखी थी, इसलिए मैंने उसे खाना निकाल कर दे दिया। मैंने कहा कि खाना देना था तो उसे किचन में बिठा देती, हमारे बिस्तर पर क्यों बिठा दिया? किरण बोली कि क्यों, वो भी तो इंसान है, यहाँ बैठकर खा लेगी तो क्या हो जाएगा। शादी के शुरू के दिनों में तो पति पत्नी एक दूसरे के सामने आदर्श बनाए रखते हैं। शायद वो भी आदर्श दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ और फिर मुझे भी आदर्श निभाना था। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है तो इंसान ही, लेकिन मन में सोच रहा था कि उसे बिस्तर पर ही बिठा दिया और वो भीख मांगते मांगते घर के अंदर आ गई। भला यह कौन सा तरीका है? खैर, मैंने भी अपनी पत्नी के सामने उस लड़की को पैसे दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चली गई। पर जब वो चली गई तो उसके बाद मेरी पत्नी का मूड कुछ ख़राब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो गुस्से में थी, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। बैठे बैठे कहीं खो जाती थी, फिर अचानक से रोने भी लगती थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगी कि मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है। अब इतना तो नॉर्मल था, अभी अभी तो उसे विदा करवा कर लाया था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, रविवार को मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर ले जाऊंगा। वो खुश हो गई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं उदासी ही थी। वैसे जब से मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। जब वो शर्माती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो सारी औरतें ही नकली शर्माने का नाटक करती हैं, लेकिन वो सच में शर्माती थी, बहुत ही ज़्यादा शर्मीली सी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था। मैं घर में सबसे बड़ी थी, भाई बहन थे, माँ बाप थे, बस उन्हीं सब बातों में उलझी रही। मेरे दिल के दरवाजे तक कभी कोई आया ही नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जिससे मेरी शादी होगी मैं उसी से प्यार करूँगी, ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। ये तो बिल्कुल वैसे ही लड़की थी जैसी मैं चाहता था, बल्कि जैसा हर मर्द चाहता है, जो सिर्फ उसी के लिए सोचे, उसी की तरफ देखे, जिसकी ज़िंदगी में पहले कोई और ना आया हो और जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन मेरी माँ के दिल में शायद वही बात बैठ गई थी और उनका मेरी पत्नी के साथ ठीक से निभाव नहीं हो रहा था। एक दिन मुझे कहने लगी कि पता नहीं क्या तमाशा बना रखा है इसने। वो लड़की आती है और ये उसे घर के अंदर घुसा लेती है, उसे चीज़ें भी देती है और अपने कमरे में बैठाकर खाना भी खिला रही होती है। उसे कहो कि इतनी भी खुदतरसी अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों के साथ घर में बीमारियां आती हैं और घर भी गंदा होता है। घर की काम छोड़कर उसके पास बैठ जाती है। मैंने पहले तो अपनी माँ से कह दिया कि किसी गरीब की मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है, इसलिए आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? पर उन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता ना बेटा, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो तो रोज़ आ जाती है, कल को अपने साथ और भी 4 लोगों को ले आएगी। गरीबों का क्या है, उनको उंगली पकड़ाओ और वो बाजू पकड़ लेते हैं। मेरी माँ की बात भी ठीक थी, पर मैं आजकल अपनी बीवी के साए में इस कदर खोया हुआ था कि मैं उसके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिससे वो नाराज़ हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए। जब बड़ी उम्र के आदमी को 35 साल की उम्र में एक 20-21 साल की खूबसूरत लड़की मिल जाती है तो वो पागल ही होगा जो उसे नाराज़ करे, और मैं ये पागलपन नहीं करना चाहता था। मेरी माँ को गुस्सा इसी बात पर आ रहा था कि मैं अपनी बीवी के पल्लू से बंध गया था, लेकिन पत्नी के पल्लू से ना बनता तो और कहाँ जाता। अगर मेरी शादी वक्त पर कराई होती तो अभी तक मेरी औलाद भी 7-8 साल की तो होती ही, शायद 10-12 साल की भी हो सकती थी। लेकिन मुझे फ़िलहाल बच्चे पैदा करने का कोई शौक़ नहीं था। मैं ये वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता था, उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारी ज़िंदगी बीच में कहीं फंस जाए और हम लोग रात को अगर जागे तो सिर्फ बच्चों की देखभाल के लिए और एक दूसरे से भी नफ़रत हो जाए, क्योंकि मेरे सारे दोस्त और कज़िन शादीशुदा
थे और वो बताते रहते थे कि जब से उनकी ज़िंदगी में बच्चे आए हैं, पति पत्नी का रिश्ता तो समझो सूली पर लटक गया है। एक कजिन ने तो इसलिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया था कि तुम तो सिर्फ बच्चों को संभालने वाली माई बन के रह गई हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अब वो बहुत पछताता भी है और अपनी पत्नी को याद करके रोता है, लेकिन अब वहाँ से वापसी का तो कोई रास्ता था नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कल को हम भी बिना वजह किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं और फिर इंसान की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं और वो कुछ गलत ही करता है। या तो लोग आपस में लड़ते हैं या फिर रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं, जबकि देखा जाए तो उसकी कोई वजह भी नहीं होती। इसी तरह जब मैं एक दिन ऑफिस से घर आया तो देखा कि वो लड़की ना सिर्फ हमारे कमरे में बैठी खाना खा रही थी, बल्कि मेरी पत्नी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और रो भी रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे छिप गया और ये मंजर देखने लगा। फिर मैंने सोचा कि ज़रा इनकी बातें तो सुनो, ये क्या बातें कर रही हैं। मेरी बीवी इसे कह रही थी कि ठीक तो हो ना तुम, देखो तुम्हारा जब भी दिल करे तो इधर आ जाना, मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं बहुत मजबूर हूँ। फिर उसने कहा तुम ज़रा यहीं मोटरसाइकिल के पास खड़ी हो जाओ। उसने कहा ठीक है। मैं खुद एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और देखने लगा कि वो क्या करती है। उसके पास एक भीख मांगने वाला बच्चा आया तो उसने उसे 10 रुपए दे दिए। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा आया, उसे भी 10 रुपए पकड़ा दिए। जब तीसरा बच्चा आया तो मेरी पत्नी कहने लगी बस चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने तो तमाशा बना लिया है, 10-10 करके क्या सारे पैसे ले लोगे। मैंने ये हरकत देखी तो हैरान रह गया कि इन बच्चों के लिए तो उसके दिल में कोई दर्द नहीं है। जब कोई 10-10 रुपए दे भी देती हैं तो क्या हो जाता है, और उस लड़की के लिए तो बैठी रो रही होती है। इसका मतलब कि मामला कुछ और ही था और मामला ज़्यादा ही गड़बड़ था। मेरी माँ भी ठीक कह रही थी, हम लोगों को बड़ों के तजुर्बे पर भरोसा कर लेना चाहिए। आखिरकार वो उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं और हम उस रास्ते पर ना होते हैं। आजकल इस समाज में क्या नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और किसी को भी बेवकूफ़ बनाना अब कौन सा मुश्किल रह गया है। हो सकता है कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई हो और मैं भी पागलों की तरह ये सोच बैठा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका अचानक से ये बदला हुआ रवैया बहुत ही अजीब लग रहा था। उस लड़की के साथ वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे वो उसकी अपनी औलाद हो, और ये भी तो उसी उम्र के बच्चे थे, ये भी तो फ़कीर थे, पैसे मांग रहे थे। फिर इनके साथ ऐसा रवैया क्यों? अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं, दूसरों के बच्चे कभी भी अपने बच्चों जैसे प्यारे नहीं लगते हैं। जो जज्बात इंसान के दिल में अपनी औलाद के लिए होते हैं वो दूसरों की औलाद के लिए कम ही देखने को मिलते हैं, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे मानता कोई नहीं है, पर होता ऐसा ही है। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपनी बीवी से पूछ लेता और उसके सामने ये सारी बातें रख देता कि देखो ऐसी बात है, माँ भी बातें कर रही है, मैंने अभी देखा है। लेकिन फिर वो कहती कि आपने मेरी जासूसी क्यों की, आप मुझसे सीधा पूछ लेते। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं सीधा पूछता तो फिर भी उसने मुझे सच नहीं बताना था। मैंने बातों बातों में उससे पूछने की कोशिश की कि किसी तरह मुझे इस मामले में कोई बात पता चले, पर वो बहुत चालाकी से जवाब दे रही थी। मैंने कहा कि कभी तुम्हारे लिए पहले कोई रिश्ता आया था? तो कहने लगी कि हाँ रिश्ता आया था, लेकिन मेरे पापा ने इनकार कर दिया था, बस फिर आपका रिश्ता आया तो हाँ कह दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में तो बहुत फ़र्क है, फिर तुम्हारे पापा ने क्यों हाँ कह दिया? तो उसका जवाब था कि पापा कहते हैं मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, उसकी कमाई देखी जाती है। मैंने कहा कि मेरी कमाई भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उसका जवाब था कि हाँ, पर हमारे हिसाब से ठीक थी, और वैसे भी मेरे पापा शरीफ लोगों में रिश्ता करना चाहते थे और आप लोग बहुत शरीफ हैं और ख़ानदान भी छोटा है। वो मेरी तारीफ़ करने लगी तो मैं कोई और बात नहीं निकाल सका। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसकी भी शादी हुई है। उन्होंने कहा था कि लड़की कुंवारी है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़की कुंवारी नहीं है, तो अब उसका बहुत बड़ा मसला चल रहा है। लड़की वापस चली गई है और वो उसे तलाक देना चाहता है। कहने लगी कि उस पर बस इतना कहकर उसने बात ख़त्म कर दी। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी, साथ साथ कोई काम कर रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसके दिल में कोई खोट है, और मेरे दिल में भी बात आ चुकी थी। अब मैं ये बात अपने दिल में लेकर कब तक घूमता रहता।
मैंने गलती तो कर दी, लेकिन अपनी माँ से भी ये बात कह बैठा। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। वो भी यही कहने लगी कि मुझे तो पहले दिन से ही लड़की गड़बड़ लगी थी। भला ऐसा भी होता है कभी? यह चादर किस लिए दी थी मैंने तुम्हें, सफ़ेद चादर, वो भी तुम संभाल नहीं सकी। ये लड़की गड़बड़ है, मैं तुझे पहले ही बता रही थी। मैंने कहा कि अब आप उसके मुंह पर कुछ मत कहना, मैं खुद इस मामले को संभाल लूँगा। तो मेरी माँ का कहना था कि तू क्या संभालेगा? क्या वो अपने मुंह से तुझे सच्चाई बता देगी? आजकल की लड़कियां बहुत चालाक हो गई हैं, बहुत समझदार हो गई हैं, हर बात की जानकारी होती है उन्हें। इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और बेटा, कोई जुबान तो किसी की देखता नहीं है, किसी के दिल में तो झांक नहीं सकता कि अंदर क्या चल रहा है। मेरी माँ ने मुझे बहुत लंबा लेक्चर दिया और कहा कि बस तू उसे छोड़ने की तैयारी कर। लेकिन भगवान जानता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। अगर इसके बाद मेरी पत्नी मुझसे माफ़ी मांग लेती और सच्चाई बता देती तो मैं उसे माफ़ कर देता। मैं उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरा इरादा बदल जाएगा, क्योंकि वो एक दिन फिर से उस लड़की के आसपास घूम रही थी। वो कमसिन लड़की थी और बार बार हमारे घर आ जाती थी। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि अब आप बीच में मत बोलना, उसे भी यहाँ आने दो और जो करना है करने दो, क्योंकि अब मैं देखना चाहता हूँ कि असल में क्या हो रहा है। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, बहुत नई टेक्नोलॉजी का छोटा सा कैमरा, और उसका कनेक्शन अपने मोबाइल में जोड़ लिया जो वाईफाई से जुड़ जाता था। मैं खुद ऑफिस चला गया और जानबूझकर कह दिया कि देर से लौटूंगा। पूरे दिन की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई थी। वो लड़की 3-4 दिन के बाद आती थी और मुझे पता था कि आज वह ज़रूर आएगी, और वही हुआ। वो घर आई और बैठकर बातें करने लगी। यह कैमरा इतना आधुनिक था कि आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही थी। मैंने देखा कि वो लड़की कमरे में आई तो मेरी पत्नी ने उसे इस तरह गले लगाया जैसे वो उसकी खुद की औलाद हो। फिर उसे खाना खिलाया, पैसे दिए, चॉकलेट दी और उसके लिए कुछ कपड़े भी बनाए थे, वो भी उसे दे दिए। कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहीं ले आऊँगी। तुम तो मेरी औलाद हो, मेरा सब कुछ हो। ये सुनकर तो मैं आग बबूला हो गया। तुरंत घर पहुंचा, अपनी पत्नी से कहा कि ज़रूरी बात करनी है। कमरे को अंदर से बंद कर दिया और उसे सामने बैठाकर वो वीडियो दिखा दी जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। अब उसके पास ना कुछ कहने को था ना करने को। मेरी शक्ल देख रही थी। मैंने कहा कि बताओ ये सब क्या है? क्या तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी भी है? कब हुई थी तुम्हारी पहली शादी? लगता है तुमने उम्र के बारे में भी झूठ बोला है। तुम जैसी औरतें हम जैसे मर्दों को फंसा लेती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो। अब मैं तुम्हें तलाक दे दूं या वहीं छोड़ आऊं जहां तुम्हें पहले ही जाना चाहिए था। जब हमारा केस तलाक के लिए कोर्ट में जाएगा तो फैसला मेरे हक में बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे मुंह से जो आया मैंने कह दिया। वो चुपचाप सुनती रही। फिर उसने कहा कि ठीक है, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि बोलो क्या बात है, और फिर उसने मुझे अपनी असली कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मैं सच में हैरान रह गया। उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने एक लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया था जो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, इतना अमीर कि मैं क्या बताऊं, और वो मुझे प्लॉट और ना जाने क्या क्या देने वाला था। लेकिन एक कमी थी कि उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। पत्नी उसकी अब इस दुनिया में नहीं थी और उसकी एक बेटी थी। ये वही बेटी है जो हमारे घर आती है। मेरे पापा ने लालच में आकर रिश्ता तय कर दिया और ये बेटी भी बार बार हमारे घर आने लगी और मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसका नाम सोनू है और वो मुझे माँ माँ कहने लगी। मुझे भी अच्छा लगने लगा और मैंने भी स्वीकार कर लिया था कि अगर मुझे उस आदमी के साथ ज़िंदगी बितानी है तो इस बेटी को भी अपनाना होगा। लेकिन अभी हमारी सगाई ही हुई थी कि उस आदमी के साथ बहुत बुरा हुआ। वह एक हादसे का शिकार हो गया और इस दुनिया से चला गया। उसकी दौलत पर उसके घर वालों ने कब्जा कर लिया और उसके भाइयों ने उस लड़की को घर से निकाल दिया। अब वो कभी इधर जाती है, कभी उधर, कभी अपनी एक खाला के घर चली जाती है, लेकिन उसका शौहर भी उसे कबूल नहीं करता और वो बेचारी भूखी प्यासी ही रहती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे पास चली आती है और मेरे दिल में भी उसने जगह बना ली है। मैं उसका थोड़ा बहुत ध्यान रख लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इस बात पर आप मुझसे भगवान की कसम भी मांगते हैं तो मैं देने को तैयार हूँ। वो रोने लगी और आज उसकी आंखें बता रही थी कि वो सच बोल रही थी और मैंने उसे ना जाने क्या क्या कह दिया। रही बात उस निशान की, तो उसने बताया कि बचपन में उसके
ऊपर गरम तेल गिर गया था और ये उसी का निशान है जो इत्तेफाक से ऐसा बन गया है। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, देखो मेरी जगह कोई और भी होता तो वो यही सोचता। उसने कहा हाँ यही सोचता, लेकिन आपको मेरे किरदार पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं आपकी ये बात ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने घर में कैमरा लगाया, मेरे दिमाग में आप हज़ारों अच्छी बातें डाल लो, लेकिन ये बात मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। ज़िंदगी भर याद रखूँगी। हमारा इतना खूबसूरत रिश्ता आपने ख़राब कर दिया। मुझ पर शक किया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मैंने कहा कि हम इस लड़की को अपने साथ रख लेते हैं। देखो कल को हमारी अपनी औलाद होगी, बच्चे होंगे, ये मेरा साथ देगी, मेरी मदद करेगी, इस घर में मेरे साथ रहेगी, वरना ये कहाँ जाएगी। मैंने कहा कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊँगा। मैंने बहुत सोचा और फिर कह दिया कि ठीक है, तुम इस लड़की को अपने साथ रख लो, लेकिन कल को उसके रिश्तेदारों का कोई मसला हुआ या कोई ऐसी बात हुई कि वो उसे लेने आ गए या कोई भी ऐसी हरकत हुई तो फिर तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। वो कहने लगी कि मैं उसके रिश्तेदारों से जाकर बात कर लूँगी। उसने बात की और वो लोग फ़ौरन कहने लगे हाँ ले जाओ इस लड़की को, हमें नहीं चाहिए। हमने सोनू को अपने साथ रख लिया और मेरी पत्नी पेट से हो गई। उसने मेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखा और जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया तो सोनू ने उसे भी अपने भाई की तरह प्यार किया। वो उसे संभालती भी थी और मेरी पत्नी की बहुत मदद भी करती थी। हमने भी उसे ऐसे ही रखा जैसे अगर आज हमारी अपनी बेटी होती तो हमारे साथ रहती। हम उसके साथ कोई फ़र्क नहीं करते थे। यूँ समझिए कि हमारे 2 बच्चे थे। मेरे दिल में भी अचानक से ये ख्याल आ गया, शायद भगवान ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि मुझे इस अनाथ के सिर पर हाथ रखना है। और फिर मेरे दिल में कोई मलाल नहीं रहा। मेरी माँ ने भी उसे स्वीकार कर लिया और कहा कि कोई मसला नहीं है, अब हम लोग एक ही घर में हंसी खुशी रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं सोनू को भी साथ लेकर जाते हैं। वो हमारे साथ साथ होती है। वो अपने भाई का भी बहुत ध्यान रखती है और हम लोग उसका भी बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत ही अच्छी लड़की है। हमें उसके हमारे साथ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। और मेरी पत्नी भी बहुत खुश रहती है, मेरी हर बात मानती है। मुझसे कभी लड़ाई झगड़ा पहले भी नहीं करती थी और अब भी नहीं करती है। मेरी बहुत तारीफ भी करती है, मेरा एहसान मानती है कि आपने इतनी बड़ी भलाई की है, भगवान आपको इसका फल ज़रूर देगा। वाकई भगवान मुझे इसका फल दे रहा है कि जब से मैंने सोनू को गोद लिया है और वो हमारे घर में आई है, मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह पर लग गई है। अब मैं कोई गरीब आदमी नहीं रहा। मैं अब वो 35,000 कमाने वाला गरीब नहीं, बल्कि पूरे 88,000 कमाता हूँ। शायद ये उसी का नसीब है जो हमारे घर में उतरना शुरू हो गया। आप लोग बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या ऐसा ही फैसला करते? हमने सोनू को अपने साथ रख लिया और मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। सोनू ने मेरी पत्नी का बहुत ध्यान रखा। हर छोटी बड़ी ज़रूरत में वह उसके साथ खड़ी रहती थी। खाना बनाना, दवाई देना, डॉक्टर के पास ले जाना, रात को उसके पैरों में तेल लगाना, हर काम वह पूरी निष्ठा से करती थी। मेरी माँ जो पहले थोड़ी हिचक रही थी, उन्होंने भी सोनू का समर्पण देखकर उसे दिल से अपना लिया। अब वह भी उसे अपनी बेटी जैसा मानने लगी थी। जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया तो सोनू की आंखों में असली खुशी दिखाई दी। उसने मेरे बेटे को भाई की तरह प्यार किया, उसे गोद में लेकर झुलाती थी, लोरी गाकर सुलाती थी, उसकी नैपी बदलना, दूध पिलाना, सब कुछ वह ऐसे करती थी जैसे वह उसी का अपना खून हो। हम सब उसे उसी तरह रखते थे जैसे अगर हमारी अपनी बेटी होती तो होती। हम जहाँ भी जाते थे सोनू को साथ ले जाते थे। वह हर खुशी, हर त्यौहार पर, पारिवारिक मौके पर हमारे साथ रहती थी। धीरे धीरे मोहल्ले में लोग भी उसे हमारा ही हिस्सा मानने लगे थे। मेरी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी। वह पहले भी मुझसे कभी झगड़ा नहीं करती थी, अब तो और भी शांत हो गई थी। वह मेरी हर बात मानती थी और कई बार तो रोते हुए कहती थी, आपने मेरे लिए भगवान जैसा काम किया है। भगवान सच में मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाने लगे थे। जब से सोनू हमारे घर आई थी, मेरी नौकरी भी सुधर गई थी। जहाँ पहले मैं 35,000 रुपये महीना कमाता था, वहीं अब मुझे एक बड़ी कंपनी में 88,000 रुपये की नौकरी मिल गई थी। घर में सुख शांति थी, माँ स्वस्थ रहने लगी थी और मेरा बेटा भी तेज़ी से बढ़ रहा था। मैं मन ही मन सोचता था कि शायद यह सोनू के अच्छे कर्मों का असर है जो हमारे घर में बरकत आ गई है। एक दिन सोनू मेरे पास आई और बोली, भैया क्या मैं पढ़ाई
पढ़ाई कर सकती हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर बेहद खुशी हुई। मैंने तुरंत हामी भर दी और अगले ही दिन उसे पास के कॉलेज में दाखिल करवा दिया। वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करती थी, घर के काम भी करती और फिर किताबों में लग जाती। मेरी पत्नी भी उसका पूरा साथ देती थी। कुछ साल बीत गए। मेरा बेटा स्कूल जाने लगा था और सोनू अब ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी। एक दिन वह आई और बोली, भैया मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई है। वह दिन हमारे लिए त्यौहार से कम नहीं था। मैंने मिठाई मंगवाई, माँ ने आरती की और मेरी पत्नी ने सोनू को गले लगा लिया। अब हमारे घर की जिम्मेदारियों में सोनू का भी हाथ था। वह आधी तनख्वाह घर में देती थी और बाकी अपने लिए बचाती थी। वह अब केवल एक मेहमान नहीं थी, वह इस घर की बेटी थी, बहन थी और सबसे बड़ी बात हमारे बेटे की दूसरी माँ थी। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हमारे रिश्तों की गहराई कभी ख़त्म नहीं होगी। जो लोग खून के रिश्तों पर भरोसा करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि कई बार इंसानियत और अपनापन खून से कहीं बड़ा रिश्ता बना देता है। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आप ऐसे ही फैसला लेते? शादी के बाद की रात एक ऐसी रात होती है जब दोनों परिवारों के लिए खुशियों और उम्मीदों का समय होता है। यह रात न सिर्फ दो लोगों का मिलन है, बल्कि यह दो परिवारों के एक साथ आने और जीवन भर के रिश्ते की शुरुआत होती है। ऐसे में यदि हम किसी के चरित्र पर शक करते हैं या उस पर उंगली उठाते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति का अपमान होता है, बल्कि यह रिश्तों में दरार भी डाल सकता है। आजकल के समाज में यह एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है कि शादी के बाद खासकर लड़कियों के बारे में तरह तरह की बातें की जाती है। अक्सर शादी के बाद लड़कियों के चरित्र पर शक किया जाता है और यह मान लिया जाता है कि वे कहीं न कहीं किसी गलत चीज़ में शामिल हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी के बारे में कोई राय बनाना या उसके चरित्र पर उंगली उठाना बहुत गलत है, खासकर तब जब आप किसी व्यक्ति को ठीक से जानते भी नहीं। शादी के पहले कई बार लड़कियों और लड़कों की सच्चाई और उनके चरित्र को परखा जाता है, लेकिन विवाह के बाद यदि हमें किसी पर शक होता है तो यह हमें उस रिश्ते की असलियत को समझने का एक मौका देता है। एक तरफ यह रिश्ते की असल सच्चाई जानने का एक तरीका हो सकता है, तो दूसरी ओर यह शक हमें बेवजह अविश्वास की स्थिति में डाल सकता है, जो रिश्ते की बुनियाद को ही खोखला कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। आंखों से देखा हुआ बहुत बार झूठ होता है। एक छोटी सी बात को लेकर हमें किसी पर शक करना या उसकी नीयत पर सवाल उठाना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत आहत करने वाली स्थिति होती है। शादी के बाद हर व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास और सम्मान देना चाहिए ताकि संबंधों में मजबूती आ सके। किसी के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने उसे पूरी तरह से समझा है। क्या हम सिर्फ अपनी संदेहपूर्ण सोच से किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो कुछ देख रहे होते हैं वह हमारी सोच से भी प्रभावित होता है। अगर हम किसी पर शक करते हैं और उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो यह केवल हमारे मानसिक भ्रम का हिस्सा होता है, न कि असलियत। कई बार हमें अपनी आंखों से देखा हुआ सच भी गलत लग सकता है, क्योंकि हम किसी की अच्छाई को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि हर इंसान में अपनी कमियां और अच्छाइयां होती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और ना ही वह हर समय हमारे द्वारा तय की गई मानकों पर खरा उतर सकता है। यही कारण है कि किसी पर जल्दी शक करना या उसके बारे में गलत सोच रखना बहुत गलत है। एक अवस्था और मजबूत रिश्ते की नींव विश्वास और समझ होती है। अगर हमें लगता है कि हमारी आंखों में देखे गए सच में कोई झूठ हो सकता है तो हमें उस पर विचार करने का सही तरीका खोजना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी को बिना जाने समझे ही उसे गलत ठहरा दें। किसी के चरित्र पर उंगली उठाना सिर्फ तब तक आसान होता है जब तक आप खुद उस व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को नहीं समझते। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सोच को ज़्यादा खुला और समझदार बनाना चाहिए। यदि हम किसी रिश्ते में नफरत और संदेह को जगह देते हैं तो वह रिश्ते के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए शादी के बाद यदि हम अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो यह हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। अगर हम सोचें कि हमारी आंखों से देखा हुआ सच हमेशा सही होता है तो हम कभी भी किसी रिश्ते को सही तरीके से नहीं समझ सकते। रिश्तों में विश्वास, समझ और समय की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संदेह का पात्र नहीं होता। हमें उनकी अच्छाई पर विश्वास करना चाहिए
और किसी भी परिस्थिति में किसी के चरित्र पर उंगली उठाना गलत होता है। अंत में यह कहना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचने की ज़रूरत है। अगर हम किसी पर शक करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भी इंसान हैं और हमें किसी भी स्थिति में किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। हमें सच्चाई के बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश करनी चाहिए और अपने रिश्ते को विश्वास और सम्मान से ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम अपने रिश्तों में इस तरह के मूल्यों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को न केवल खुशहाल बना सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।